नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी। पेशे से मैं एक बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर हूँ। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस, मेरी कंपनी का नाम है मेटास ओवरसीज लिमिटेड, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, तो ये कंपनी बहुत बड़ी कैपिटल से शुरू हुई होगी। मेरी कहानी की शुरुआत होती है जब बचपन में मैं स्कूल जाता था तो मुझे लगता था कि हम बहुत समृद्ध हैं, लेकिन वो स्कूल था गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लॉरेंस रोड। जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उस समय पर हमारे स्कूल की फ़ीस 3 रुपये 60 पैसे होती थी, और वो भी 3 महीने की। और हमें ऐसा फील होता था कि हम बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि हमारे पास में, हमारे परिवेश में जिस तरह के बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, किसी के फादर ड्राइवर हैं, किसी के फादर स्वीपर हैं, किसी के फादर गेट कीपर हैं, कोई कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, और हमारा अपना खुद का बिजनेस था। तो बचपन से ही हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत रिच हैं, क्योंकि जब स्कूल में हमारे बाकी सारे साथियों के पास एक यूनिफॉर्म होती थी, हमारे पास 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म होती थी। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से ये सिखाया कि हम हर तरह से बहुत समृद्ध हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें पता लगा, समझ में आने लगा कि ये समृद्धि ना, जो हम सोचते हैं, वास्तविकता में वैसी नहीं है जैसी समृद्धि होती है। जब मैंने 12th क्लास में कॉमर्स से 12th क्लास पास किया तो मैंने अपने स्कूल में अकाउंट्स में टॉप किया, तो मुझे लगा कि अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूंगा और बहुत सारी चीज़ अचीव करूंगा। बचपन से ही मेरे मन में एक सपना था कि मैं एक इंडस्ट्री की स्थापना करूं, एक बड़ी कंपनी बनाऊं। क्योंकि जब मैं मूवीज़ देखता था ना, तो उन मूवीज़ में कई बार मैंने देखा कि जो बॉस होता है वो पैसेज में जाता है, एंट्री करता है, और वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे होते हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, और बॉस केबिन में जाता है और शाम को जब वापस आता है तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मुझे लगता था कि काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या होता है। लेकिन फिर भी मन में एक सपना था कि नहीं, अपना खुद का बिजनेस करना है। जब 12th क्लास पास किया, कॉलेज में एडमिशन का नंबर आया, तब मुझे पता चला कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि कॉलेज की फ़ीस भी भर सकें। मैं बहुत टेंस हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि मैं कॉलेज में भी एडमिशन लूं और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करूं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुछ अर्निंग सपोर्ट भी हो जाए और एजुकेशन भी आगे बढ़े। तो मुझे लगा कि मेरे अकाउंट्स में टॉप नंबर आए हैं, तो क्यों ना मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाऊँ, क्योंकि जिस परिवेश को देखता है ना बच्चा, वही चीज़ें उसको समझ में आती है और वैसा ही वो करना चाहता है। तो मैं जिन टीचर से पढ़ता था, मुझे लगता था ये बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना मैं भी एज ए ट्यूशन टीचर पढ़ाने लग जाऊं। और आप जानते हैं कि जब भी आप कोई स्टेप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो एक्सपीरियंस आपका पास फर्स्ट डे जो होता है वो 0 से शुरू होता है। एक्सपीरियंस कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स से शुरू नहीं होता। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको चांस देते हैं कि आपके 0 एक्सपीरियंस के साथ आपको वेलकम करते हैं और आपको एक काम करने का मौका देते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इंस्टीट्यूट से आके कांटेक्ट करूं, उनको बताऊं कि सर मैं अकाउंट्स अच्छा पढ़ा सकता हूं। तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं टीचर के पास गया था जिनके पास मैं खुद अकाउंट्स पढ़ता था। मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि सर अब मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं। तो वो सर जो हमारे थे वो बहुत खुश हुए, अच्छे से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में ना कहीं एक टोन था जो मुझे बड़ा बुरा लगा था उस समय। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो तूने खुद 12th क्लास पास की है और अकाउंट्स में नंबर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है, और तू मेरे इंस्टीट्यूट में आके मुझे ही कह रहा है कि मैं अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो एक तरह से उन्होंने मुझे एक तरह से नकार दिया, रिजेक्शन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और भी बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ ट्राई करते हैं। तो मैं अपने जोन के सारे इंस्टीट्यूट्स में जाने लगा, इंटरव्यू देने लगा। तो अब आप सोचिए कि आज मैं इस तरह का मेरा लुक है, तो आज से 20 साल पहले मेरी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। एक 12th क्लास का बच्चा जब पास होता है तो बिल्कुल युवा, पतला सा। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ पर रिजेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, अभी तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही ट्यूशन पढ़ते होगे और हमें तो अनुभवी टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, हमारे जोन में जितने भी कोचिंग सेंटर थे उन सभी ने मुझे रिजेक्शन, किसी ने ऑन फ्रंट मुझे रिजेक्ट किया और किसी ने कहा कि ठीक है, ज़रूरत होगी तो बाद में बताएंगे। तो मैं समझ गया कि इनको ज़रूरत नहीं है और ये एक तरह से रिजेक्शन है। मैं बैठा बैठा सोच ही रहा था कि भाई क्या करूं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया
मेरे जहाँ मैं बैठा हुआ था, हम शकूरपुर जैसे कॉलोनी में रहते थे, और आप जानते हैं जैसे कॉलोनी में 10 बाई 22.5 का घर होता है, मतलब एक छोटा सा घर वहाँ पर होता है। उसी में लिविंग रूम, उसी में ड्राइंग रूम, उसी में किचन, उसी में लेटरिन बाथरूम, सब कुछ बहुत छोटा सा घर होता है, एक तरह से सिंगल रूम। आजकल जिसको हम ट्रेंड में स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, वो उस तरह का होता है। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर और सोच रहा था कि भाई क्या करूँ। तो सामने मेरा पड़ोसी दरवाज़ा पेंट कर रहा था, उसके पास ब्लैक पेंट था, वो दरवाजे को पेंट कर रहा था। तो पेंट करते करते मैं अपने मन में सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ। तो लास्ट में मैंने देखा वहाँ पेंट का एक डब्बा छोटा सा बचा हुआ है और उसमें थोड़ा सा पेंट है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स देखता था, एडवर्टीजमेंट देखता था, तो मुझे लगा क्यों ना यहीं से बिजनेस शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए, जब आप लाइफ में किसी चीज़ को लेके विजुलाइज करते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई आइडिया मिलता है, कोई क्लू मिलता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने वो पेंट का डब्बा लिया, ब्रश मेरे पास था नहीं, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, उस पर कपड़ा लपेटा और मैं निकल गया कि चलो ठीक है, एडवर्टीजमेंट करते हैं। खुद ही दीवारों पर लिख देंगे ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट्स 11th एंड 12th क्लास। ज़रूरत होती है एक लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर की, और उस समय तो मोबाइल नंबर होते ही नहीं थे, मोबाइल थे ही नहीं वहाँ। उस टाइम तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो मैंने अपने पड़ोसी का फ़ोन नंबर लिया और दीवार पर लिखना शुरू कर दिया, ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट्स, और उनका लैंडलाइन नंबर वहाँ लिख दिया। और अपने उस पड़ोसी को रिक्वेस्ट किया कि अगर मेरे लिए कोई कॉल आए ना तो मुझे ज़रूर आप बुला लेना। बोला तेरे लिए कॉल क्यों आएगी? मैंने कहा भी मेरे लिए अगर कोई कॉल करता है तो कोई ये कहेगा मुझे अकाउंट्स के टीचर से बात करनी है, मैंने ऐड देखा था। तो उसने मुझसे पूछा, तू टीचर है? मैंने कहा हाँ, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है। और वहाँ से शुरुआत हुई मेरे करियर की। 1998 में जब मैंने 12th क्लास पास किया तो बहुत सारी दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा इंतज़ार करता रहता था कि भाई कोई ना कोई कॉल तो आएगी मेरे लिए। और जब भी उस पड़ोस के घर में वो फ़ोन बजता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कॉल मेरे लिए आया। एक दिन वो लड़का भागा हुआ आया मेरे पास, भैया कोई टीचर के बारे में पूछ रहा है कि अकाउंट्स के टीचर हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने बातचीत की तो किसी लेडी का कॉल था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ना है और आप टीचर हैं तो आप आइए और एक ट्रायल क्लास ले लेते हैं, और अगर बेटी को पसंद आया तो हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। ये मेरे लिए एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जहाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फंड के, केवल दूसरे के लैंडलाइन फ़ोन को, दूसरे के पेंट को मैंने यूज़ करके बिज़नेस शुरू किया। और जब मैं वहाँ उस लेडी के घर गया पढ़ाने उनकी बेटी को, तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो उसकी मम्मी ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे देखा और कहा कि आप तो अभी बहुत यंग हैं। मतलब उसने ऐसा नहीं कहा कि आप खुद बच्चे लगते हैं, क्योंकि एक टीचर को इनवाइट किया है तो उसने कहा आप तो अभी खुद यंग हैं और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने कहा मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि 12th पास करने के बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने ऐसा बोला तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, बेटी को ट्रायल क्लास लेनी है, अगर उनको समझ में आता है तो हम आपको अपॉइंट कर लेंगे। अब क्या होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता ना लाइफ का, और कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपना 100% एंड बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो जब मैंने उस लड़की को पढ़ाना शुरू किया तो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस भी किया हुआ था और अकाउंट्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के वैसे ही पढ़ाया जैसे हमारे सर ने हमें पढ़ाया था, और कोशिश की अच्छा बेहतर प्रयास करके मैंने उसको पढ़ाया। और उस लड़की को वो चैप्टर समझ में आया। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है और मैं इन्हीं सर से ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। अब यहाँ सामने बात थी कि मैं कितनी फ़ीस उनसे मांगूँ और क्या उनसे कहूँ। तो हमारे जो ट्यूशन टीचर थे ना, वो डायलॉग मारा करते थे कि तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने में जो पैसे मिलते हैं वो 300 रुपये एक स्टूडेंट देता है, और तुम्हें मैं पढ़ा के इतना समय लगाता हूँ, इतनी एनर्जी लगाता हूँ। मैं जब होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मुझे 100 रुपये पर आवर मिलता है, मतलब 1200 रुपये मिलते हैं एक महीने के, ऑल्टरनेट 12 क्लासेस के। तो वही डायलॉग मुझे याद था। तो मैंने कहा कि मैडम 1200 रुपये फीस लगेगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। लेडी ने पर्स खोला, 1200 रुपये निकाले, 100 के करारे नोट और मेरे सामने दिए। तो मुझे लगा कि यस, दिस इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। और मैंने उसको अडॉप्ट किया। और जब 1200 रुपये मैंने लिए तो देखिए, एक बच्चा जो होता है ना, यूथ जो होता है, वो अपने अनुभव को कैसे शेयर करता है। तो उन मैडम ने कहा कि एक बार आप गिन लीजिए। अगर मैं एक्सपीरियंस होता ना, मैं कहता नहीं गिनने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया नहीं मैडम, जब आप काउंट कर रहे थे मैंने तभी गिन लिए थे। तो पैसे लिए मैंने रखे। अब मेरे मन में एक विचार आया कि अगर एक ट्यूशन मिल सकती है तो ऐसे बहुत सारी ट्यूशन भी मिल सकती हैं। अगर मैं 1200 रुपये कमा सकता हूँ ना, तो मुझे तो केवल ज़रूरत है ऐसी 10 ट्यूशन ढूंढने की, ताकि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकूँ और कुछ पॉकेट मनी भी मेरे पास हो। मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे यही करना है। मेरे ट्यूशन का टाइम था शाम को 7 से 8 बजे का।
अब मैंने उनमें से 100 रुपये में एक पेंट का डब्बा खरीदा, एक ब्रश खरीदा और एक बैग। तो बैग जैसे स्कूल बैग होता है उस तरह का बैग था मेरे पास। उस बैग को मैंने लिया, उसमें पेंट का डब्बा और ब्रश रखा और 7 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता था। 7 से 8 मैंने ट्यूशन पढ़ाया और 8 बजे वहाँ से निकलने के बाद मैं उसी एरिया के, मैं ये चाहता था कि भाई जिस जोन में मैं एक होम ट्यूशन ले रहा हूँ, मुझे अगर बाकी होम ट्यूशन भी इसी जोन में मिल जाती है तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मेरा समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम सेविंग हो जाएगी। मैंने वहाँ दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट, ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट, और पड़ोस का नंबर मैं डालता गया। धीरे धीरे मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉल्स आने लगी। देखिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से पैदा होती है वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास कॉल्स आने लगी तो वो पड़ोसी बोला, यार तुम जितनी कॉल हमारी नहीं आती उस तरह कॉल तो आपकी आती हैं, आप खुद का लैंडलाइन नंबर लगवा लीजिए। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसका एक, पहले क्या होता था कि एक ही लैंडलाइन फ़ोन की वायर डाल के एक और इंस्ट्रूमेंट लगा लिया करते थे। तो हमने कहा कि ठीक है, वायर डाल लेते हैं, आपका जो भी रेंट आएगा, जो भी टेलीफोन का बिल आएगा, उसका आधा मैं आपको पे करूँगा। वो भी खुश हो गया पड़ोसी। तो एक लैंडलाइन पर रिसीवर उसने हमारे यहाँ लगाया। अब जैसे ही फ़ोन बजता तो सबसे पहले मैं उठाता या वो उठाते, जिसकी भी कॉल होती वो आपस में बात कर लेता। तो इस तरह से मैंने अपना वो खुद का लैंडलाइन फ़ोन किसी पड़ोसी की सहायता से वहाँ पर लगा लिया। धीरे धीरे मेरे पास कॉल्स और आने लगी, नंबर ऑफ़ ट्यूशन्स बढ़ने लगी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो मुझे रिकमेंडेशन दीजिए उन लोगों की जो होम ट्यूशन्स लेना चाहते हैं। धीरे धीरे करके मेरे पास बहुत सारी होम ट्यूशन्स हो गई। कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम आ गया, मैंने फ़ी डिपॉजिट की, एडमिशन लिया। मैं दिन में कॉलेज जाता था और शाम को बच्चों को पढ़ाता था। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि यार तुझे रिजेक्ट तो इंस्टीट्यूट ने किया था, क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। क्योंकि क्या हुआ, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचती है कि कोई एक टीचर होम ट्यूशन ले रहा है और किसी इंस्टीट्यूट को रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, तो आपको कॉल करते हैं। तो मेरे पास एक दिन एक इंस्टीट्यूट का कॉल आया, उसी इंस्टीट्यूट का जिसने मुझे रिजेक्ट किया था कि आप अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जब एक्सपीरियंस होगा तब आपको अपने यहाँ हायर करेंगे। तो उसी टाइम से मेरे मन में ये था कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। करते करते 98 से 99 आया, पूरे 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा, अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगा। मैंने अपने फादर को कहा मुझे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है और थोड़ा सा पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया था। 20 चेयर, एक वाइट बोर्ड, मार्कर और एक छोटा सा फ्रंट पर बोर्ड, ज्ञान इंस्टीट्यूट, ये सारा कुछ इकट्ठा किया और मैंने खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में दे चुका था और उस समय रिजल्ट आने के बीच और सेकेंड ईयर की पढ़ाई होने के बीच बहुत बड़ा समय था मेरे पास और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं होम ट्यूशन नहीं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा। और अपने फादर से मैंने बात की, उनसे कहा कि भाई मुझे एक रूम की रिक्वायरमेंट है। मेरे फादर ने मुझसे कहा भाई, क्योंकि देखो जो जे कॉलोनी का घर होता है वो 10 बाई 22.5 का घर होता है और ज़्यादातर हर घर के ऊपर एक और छोटा सा सिंगल फ्लोर बनाया होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर मैं तेरे को ये रूम देता हूँ तो 1200 रुपये महीने का नुकसान होगा, ये किराएदार 1200 रुपये देता है। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेरेंट्स को कहा, अपने फादर को कहा कि मैं आपको 1500 रुपये पे करूँगा, एक रूम मुझे आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर 1500 तो इधर रूम तेरे को दे देते हैं। मैंने वहाँ से रूम लिया और 20 चेयर, एक वाइट बोर्ड, एक मार्कर और एक छोटा सा फ्रंट बोर्ड एडवर्टीजमेंट का बना के शुभारम्भ किया और लीफलेट प्रिंट आउट करा के उनकी मल्टीपल कॉपीज करा के वहाँ बंटवाना शुरू किया और धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया और फोकस किया कि जो भी स्टूडेंट आए वो मेरे यहाँ बैच में आए। तो धीरे धीरे करके मेरे पास अकाउंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगे। एक बैच में लगभग 40 से 50 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। पूरा हॉल बना हुआ था वो 10 बाई 22.5 का। तो क्या हुआ कि जब अकाउंट्स के बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि सर हमें अकाउंट्स के अलावा मैथ्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। और साइंस साइड के स्टूडेंट्स भी थे, आर्ट साइड के स्टूडेंट भी, उनके फ्रेंड्स हैं, वो कहने के हमें ट्यूशन पढ़ना है। तो मैंने एडवर्टाइज करना शुरू किया, नॉट ओनली अकाउंट्स, इवन वी आर ज्ञान इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग कोचिंग क्लासेस फॉर 11th and 12th, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और मैंने अपने सारे उन दोस्तों को कांटेक्ट किया जो अलग अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए थे कि आप आओ और मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करो। धीरे धीरे करके बहुत सारे दोस्त मेरे साथ एज ए टीचर मेरे साथ एसोसिएट हो गए, मेरे साथ पढ़ाने लगे और जगह छोटी पड़ने लग गई। तो कॉलोनीज़ में क्या होता है कि एक साथ बड़ी बिल्डिंग तो होती नहीं है, तो बहुत सारे कमरे बने होते हैं अलग अलग घरों में सबके। तो मैंने धीरे धीरे करके कमरे लेना शुरू कर दिया। जो हमारा घर था उसके साथ वाले मकान का एक कमरा लिया, 2-3 मकान छोड़ के और कमरा लिया। गली में धीरे धीरे करके मेरे पास 10 रूम हो गए और उस गली में घुसते तो ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटी एरिया है या कोई एजुकेशनल हब एरिया है, क्योंकि एक ही गली में 12-15 बिल्डिंग्स पर बोर्ड लगा हुआ है।
तो एक डिफरेंट लुक आने लगा, ऐसा लगा सुबह से शाम तक मैं बच्चों का हुजूम रहता था। यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि इफ़ यू आर ए बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू आर अ बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, यू कैन ड्राइव वन कार एट अ वन टाइम। अगर आप विश्व के बेहतरीन ड्राइवर भी हैं तब भी एक समय पर केवल एक ही गाड़ी चला सकते हैं। बट इफ़ यू आर ए बेस्ट मैनेजर टू मैनेज द टीम ऑफ ड्राइवर, योर मैनेज्ड ड्राइवर कैन ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ कार। अगर आप एक बेहतरीन मैनेजर हैं जहां पर आप ड्राइवर्स की टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो जितनी टीम के ड्राइवर्स को आपने मैनेज किया है वो सभी मिलकर हज़ारों गाड़ियां एक साथ चला सकते हैं। और इसी सिद्धांत का अनुकरण मैंने करना शुरू किया। सेकेंड ईयर से मैं फाइनल ईयर में आया और मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी सिस्टर थी छोटी, तो वो भी 12th पास कर चुकी थी, उसकी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसने कहा भैया मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ। एक इंस्टीट्यूट मैंने उसको हैंड ओवर किया। अब ज़रूरत थी यहाँ पर बिजनेस के सिस्टम को डेवलप करने की, ताकि जब हम एक जगह पर बैठे होते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी यूनिट को एक्सटेंड करते हैं, यूनिट को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपका मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल चलता है। तो मैंने अपने उन्हीं टीचर्स में से एक टीचर को अपॉइंट किया कि आप इस इंस्टीट्यूट की देखरेख भी करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और फिर एक और इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसमें मेरी सिस्टर और मैं पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे करके मैं फाइनल ईयर में आ गया और फाइनल ईयर तक आते आते उन्हीं टीचर्स की टीम को मैनेज करते करते हमने 8 इंस्टीट्यूट नियर बाय एरिया में डेवलप करना शुरू कर दिया। सन 2001 में देखिए, मैं ना हमेशा ये देखता था कि नई अपॉर्चुनिटी क्या है, आने वाला समय क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा, कौन सी चीज़ें तेज़ी से आने वाले समय में बूम करेंगी। तो इस चीज़ को मैं हमेशा फोकस करता था। 2001 में जब मोबाइल फ़ोन चला ही चला था, मतलब प्रचलन में बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत रिच कम्युनिटी या बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट माना जाता था, उस समय मैंने मोबाइल फ़ोन लिया क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने के लिए मुझे मूव करना पड़ता था, तो वहाँ लैंडलाइन फ़ोन काम नहीं आ सकता था। तो एक दिन मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, एक टेक्नीशियन से मैंने ठीक कराया, उसने मुझसे 2000 रुपये चार्ज किए। तो मैंने उससे पूछा भाई इसमें आपने क्या किया है? उसने कहा सर टेक्निकल फॉल्ट था, मैंने ठीक कर दिया। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हम एक महीना ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को या 12th क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब हम 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये चार्ज करते हैं, और उसने 10 मिनट में मुझसे 2000 रुपये चार्ज कर लिए। यहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने उससे कहा कि भाई तू एक महीने में कितने रुपये कमाता है? उसने कहा सर एक महीने में 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कहा मैं तेरे को 20,000 रुपये दूंगा, ये टेक्निक तो मुझे सिखा, ये टेक्निकल कोर्स मुझे सिखा। तो वो लड़का मुस्कुराने लगा, सर ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, आप तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आपके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 15,000 रुपये दूंगा, तू दोपहर में आया कर और लंच टाइम में मुझे ये सिखाया कर। उसने मुझे सिखाना शुरू किया। अब एक टीचर को पता होता है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको सिस्टमेटिक सिलेबस में कैसे डिज़ाइन करना है, तो मैंने उसका पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया। और सन 2002 में हमने स्टार्ट किया ज्ञान इंस्टीट्यूट में टेक्निकल कोर्स, क्योंकि उस समय मोबाइल इंडस्ट्री एक नई थी, बूम था, तो वहाँ पर हमने स्टार्ट किया मोबाइल ज्ञान इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल इंजीनियर बने। और इसको हमने एडवर्टाइज़ करना शुरू किया, न्यूज़पेपर में ऐड करना शुरू किया। अपनी जो 4-5 इंस्टीट्यूट्स, हमारे 7-8 इंस्टीट्यूट्स बन के तैयार हुए थे, उन सबको मैंने कांटेक्ट किया, तो धीरे धीरे करके उन्होंने भी वो कोर्स कराना शुरू कर दिया। उन सभी टीचर्स को मैंने ट्रेन किया कि आप सीखो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें पैसा कमाया जा सकता है। सन 2003 में हमने हमारे इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जब आपकी यूनिट्स बढ़ना शुरू होती है ना, तो लोगों की निगाह में आपका व्यापार आता है, और जब वो व्यापार को देखते हैं, तेज़ी से आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं, तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। उस समय में फ्रेंचाइजी बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, हाँ, लेकिन ये पता था कि अगर कोई भी साथ में आता है तो उसको अपने बिजनेस सिस्टम में कैसे ऐड ऑन करना है। और धीरे धीरे करके हमने फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया। हमने देखा कंपनीज कैसे फ्रेंचाइजी करती हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे फ्रेंचाइजी करते हैं, कैसे एक यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको स्टडी करना शुरू किया। और धीरे धीरे करते करते संपूर्ण भारतवर्ष में वो छोटा सा ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से 60 ब्रांचेज हमने स्थापित की सन 2007 तक। 2007 से लेके 2009 का जो बूम था वो बहुत ज़बरदस्त बूम था। मोबाइल इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही थी, क्योंकि 2009 के बाद जब माइक्रोमैक्स आया, 2008-9 में माइक्रोमैक्स आया, तब चाइनीज़ मोबाइल इंडिया में फेमस होने लगा और टेक्नोलॉजी लो होने लग गई। मतलब लो बजट, लो प्राइस के मोबाइल फ़ोन इंडिया में आने लगे। उस समय से ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता था कि अगले 3 साल में ये ख़त्म हो जाएगी या बहुत नॉमिनल पर आ जाएगी। उस समय पर मैं सोचने लगा कि मैं नया बिज़नेस क्या करूं। इसके साथ में देखिए क्या होता है,
हम में से बहुत सारे लोग ना सर्वाइवल प्लान पर काम नहीं करते हैं। वो जब एक चीज़ में हार जाते हैं, डूब जाते हैं ना, उसके बाद दूसरा सहारा ढूंढना शुरू करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। लेकिन जो बिजनेसमैन ये विजुलाइज कर ले कि आने वाले कितने समय में जो काम आप कर रहे हैं वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा या बहुत नॉर्मल हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो व्यक्ति पहले व्यापार के चलते चलते रहते रहते ही दूसरा व्यापार खड़ा कर सकता है। तो मुझे लग रहा था कि भाई हम ऐसा क्या करें। इसी बीच बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते थे कि सर हमें बताओ फ्रेंचाइजी कैसे करें, क्योंकि मैं अपने उन सभी दोस्तों को कहता था जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, प्ले स्कूल चला रहे हैं या कोई टेक्निकल कोर्सेज करा रहे हैं, मैं उनको कहता था कि भाई अपने बिजनेस को डेवलप करो जैसे मैंने डेवलप किया है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करो, अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी बनाओ। और मैं उनको सिखाता था कि कैसे ऐसा होता है। फिर बहुत सारे लोग मुझे रेफरेंसेस से कांटेक्ट कर लेंगे कि सर हम सीखना चाहते हैं फ्रेंचाइजी कैसे करें। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस है, क्यों ना इसके ऊपर एक सेमिनार किया जाए, क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना वही फ्रेंचाइजी या डीलरशिप सिस्टम करती हैं अपने बिजनेस में, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये कि जो कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, जो कंपनी अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी या डीलरशिप करती है वो बड़ी हो जाती है। सामान्य लोगों के मन में एक अवधारणा है कि बड़ी कंपनीज ही फ्रेंचाइजी करती हैं, पर मेरा ये मानना है कि जो कंपनी फ्रेंचाइजी करती है वो बड़ी हो जाती है। इसी फार्मूले को मैं लोगों को सिखाने लगा। धीरे धीरे मेरे सेमिनार्स होने लगे, वर्कशॉप होने लगे, लोग मुझे इन्वाइट करने लगे एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर। तो मुझे पता लगा कि भाई ये भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। धीरे धीरे हमने फिर कॉमर्शियल तरीके से सेमिनार्स करना शुरू कर दिया, हाउ टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस, हाउ टू डेवलप योर बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट्स। इस पर जब हमने काम करना शुरू किया तो मेरा एक फ्रेंड था मुंबई का, उसने मुझसे कहा यार ये जो तेरा वर्कशॉप है ना ये मुंबई में बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे स्केल के बिजनेस में तेज़ी से डेवलप होना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं तेरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। होटल महाराजा मुंबई, नवी मुंबई में एक होटल है महाराजा, वहाँ पर उसने मेरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उस प्रोग्राम को मैं डिलीवर कर रहा था कि भाई अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कैसे करें, एक्सपेंशन पर कैसे लेके जाएं, डेवलप कैसे करें। वही एक पर्सन एक प्रोग्राम जो अटेंड कर रहा था वो बड़ा इरिटेट कर रहा था मुझे बार बार कि सर ये जो आप बता रहे हैं बड़ा मज़ेदार है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, समझने में बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे बिजनेस बढ़ता है, तो फिल्मों में होता है। तो मैंने कहा मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसने कहा ठीक है सर, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा। शाम को 6 बजे मेरा प्रोग्राम ऑफ हुआ और 7 बजे वो मेरे साथ रूम में आया और उसने कहा कि सर ये जो आपने फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट का फार्मूला बताया ना ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा मुझे आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो उसने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर ऑफ फ्रेंचाइजी डिवीज़न हूँ और वहाँ पर हमारा काम है फ्रेंचाइजी डेवलप करना, पर हमारी फ्रेंचाइजी डेवलप नहीं हो रही है। हमारे एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है लगभग, और उसकी फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अब तक 5 शोरूम भी नहीं बने हैं। मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अब तक कम से कम 50 बना देता। तो वो हंसने लगे इस बात को सुनकर। मैंने कहा ठीक है, लेट्स हैव अ चैलेंज, मुझे अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट बताओ, यहीं पर हम एक फ्रेंचाइजी मीट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंचाइजी मीटिंग्स कैसे होती हैं। तो उन्हें पूरा जो प्रोडक्ट था उनका उसके बारे में उन्होंने मुझे समझाया, कंपनी के प्रपोजल के बारे में समझाया, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आप ये तो एक बड़ा नाम है, मैं आपको फ्रेंचाइजी डेवलप करके दिखाता हूँ एक नए नाम। क्या आप पेपर पे कोई भी नाम लिख दो, आप लिख दो रामलाल, तो मैं रामलाल का ब्रांड बना दूंगा और उसके नाम से फ्रेंचाइजी डेवलप करूंगा। तो उन्होंने कहा सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा हाँ हो सकता है मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो टूट जाना चाहिए, लेट्स ट्राई। तो ऐसे ही बैठे बैठे नाम सोच रहे थे, रामलाल तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने उनको बोला था। तो हमने, क्योंकि वो बिजनेस था मॉड्यूलर किचन का जिसमें स्टील के मॉड्यूलर किचन होते हैं, तो हमने नाम डिसाइड किया मेटल। मैंने कहा मेटल ब्रांड नहीं लगेगा क्योंकि मेटल एक प्रोडक्ट होता है, तो उसमें से एल हटा देगा तो मेटा, तो मेटा अधूरा वर्ड लग रहा था, तो उसके पीछे एस लगा दिया, हो गया मेटस। तो मेटस में ना दब रहा था वर्ड, तो उसमें डबल टी कर दिया, METTAS, तो हो गया मेटास। मैंने कहा मैं इस वर्ड की फ्रेंचाइजी बना सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सेटअप है, तब हम फ्रेंचाइजी नहीं बना पा रहे और आप एक नए नाम की फ्रेंचाइजी बनाएंगे। और वहाँ से शुरुआत हुई उस मॉड्यूलर किचन के बिजनेस की, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था, जिसके बारे में मैं जानता नहीं था, जिसके प्रोडक्ट की मुझे नॉलेज नहीं थी, जिसके रॉ मटेरियल की नॉलेज नहीं थी, जिसके सेटअप की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने फ्रेंचाइजी मीटिंग की, उसमें से बहुत सारे लोगों को प्रपोजल दिखाया। एक व्यक्ति को प्रपोजल पसंद आया, उसने कहा ठीक है आई एम इंटरेस्टेड, और मैंने कहा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 50,000 का साइनिंग चेक मुझे दीजिए। उस व्यक्ति ने पूछा किस नाम से चेक मुझे देना है, और मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी का नाम है ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो किसी भी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट तो दे नहीं सकता,
तो मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, ज्ञान ओवरसीज़ के नाम से आप चेक दीजिए। तो उस व्यक्ति ने, बालाजी सुब्रमण्यम उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये का चेक ज्ञान ओवरसीज़ के नाम से दिया। और ये वो चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया और इसको कंप्लीट किया। और मैंने कहा कि ठीक है, अब आप इनके पास जाइएगा और इनको ये चेक रिफ़ंड कर देना, बोल देना कि आपकी फ्रेंचाइजी रिजेक्ट हो गई है, ये बोल के बात खत्म हुई। तो जो मैनेजर फ्रेंचाइजी डिवीज़न थे, उन्होंने कहा नहीं सर, आपके अंदर कला है फ्रेंचाइजी डेवलप करने की, आप ये चेक अपने पास रखो और मैं आपको ये बिज़नेस बताऊंगा। मैंने कहा मुझे कोई बिज़नेस नहीं करना, मैं अच्छा इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, मेरे सेटअप्स हैं, नंबर ऑफ़ फ्रेंचाइजी हैं और मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, तो मुझे किसी बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है और ये बिज़नेस मैं करना भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, ये चेक आप अपने पास रखो, आप दिल्ली पहुँचो, कभी मैं दिल्ली आऊँगा फिर हम डिस्कस करेंगे। तो वापस मैं अपनी दिल्ली घर आ गया और वो चेक मेरे पास रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कि किसी दिन उस चेक को क्रॉस करके और बालाजी सुब्रमण्यम को वो मैं चेक कुरियर कर दूंगा और बात ख़त्म हो जाएगी। थोड़े दिन बाद उनका मुझे कॉल आया, उस मैनेजर ऑफ फ्रेंचाइजी डिवीज़न का। उन्होंने कहा सर मैं दिल्ली आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो मेरे पास आए, मेरे इंस्टीट्यूट में आए। उन्होंने कहा सर आप इस बिज़नेस को करो, आप इस बिज़नेस में माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगा ठीक है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो चलो इस बिज़नेस के बारे में समझते हैं। उन्होंने कहा कि सर इस बिज़नेस का सेटअप करना है ना, तो लगभग 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है बिज़नेस करने के लिए। मैं भी इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग, छोटे छोटे सेटअप चलाने वाले लोग कहाँ से 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक नया दीप जल गया कि नहीं यार, मैं इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। बात है 2 करोड़ रुपए की। ठीक उस तरह से बात थी 1200 रुपये की फ़ीस की। ठीक उस तरह से जब मैंने यूथ एज में, यंग एज में 12th क्लास पास करते सोच रहा कि अगर मैं 1200 रुपये कमा सकता हूँ तो मुझे 10 लोग इकट्ठे करने की 1200 रुपये की जगह 12,000 रुपये हो जाए। तो मेरे मन में एक नया विचार आया कि क्यों ना इस बिज़नेस को किया जाए। अगर एक आदमी 50,000 रुपये दे सकता है, तो यदि ऐसे मैंने 100 लोग इकट्ठे कर ले तो 5 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। ये एक विजुअलाइजेशन था मेरा और मुझे लगा कि ठीक है, अब इसको सीरियसली करना चाहिए। क्यों ना इसके बिज़नेस का ठीक से प्लान बनाया जाए, इस बिज़नेस को समझा जाए और इसकी फ्रेंचाइजी मीटिंग की जाए, इसकी डीलरशिप मीटिंग की जाए। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस इंडस्ट्री को मैं करूँगा, इस बिज़नेस की स्थापना करूँगा। और फिर मैंने फ्रेंचाइजी प्रपोजल डेवलप किया, दिल्ली में एडवर्टाइज़ किया। लेकिन दिल्ली से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो तो तुरंत आपके सेटअप पर आना चाहेंगे, आपका देखना चाहेंगे सेटअप कहाँ पर है, कैसा है, कितना बड़ा है। इसका एडवर्टीजमेंट मैंने चेन्नई किया, महाराष्ट्र किया, लखनऊ किया, कई सारी स्टेट्स में मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की और कई सारे लोग जो फ्रेंचाइजी के लिए इंटरेस्टेड थे, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 2 लाख, जो अमाउंट में इकट्ठा कर सकता था वो मैंने इकट्ठा किया। कुल मिलाकर 25 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे हुए और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसका पूरा सेटअप तैयार करूंगा। सेटअप तैयार करने के लिए 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पास थे मेरे 25 लाख रुपए। मैंने फिर दिल्ली में रामा मार्केट है एक, पीतमपुरा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम सेटअप देखा। लगभग 350 गज का शोरूम था, वो मैंने देखा। उसका रेंट था लगभग 2 लाख रुपए। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी प्लेस पर अपना शोरूम स्टार्ट करना है। पीओपी का वर्क शुरू किया और जब वर्क शुरू हो गया तो अब मेरे पास एक सेटअप था दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पर दिल्ली में एक शोरूम बन रहा है। और मैंने फ्रेंचाइजी एडवर्टीजमेंट करके, लोगों को इनवाइट करके फ्रेंचाइजी प्रपोजल देता गया, लोगों को सेटअप दिखाता गया। और 27 सितंबर 2012 को मैंने अपना पहला शोरूम बनाया। उसके बाद जितने लोगों ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था उन सबको मैंने इनवाइट किया अपने इनोग्रेशन पर, आप लोग आएँ और देखें हमारा सेटअप। बहुत सारे लोगों को सेटअप पसंद आया। 23 फरवरी 2013 को मैंने दिल्ली का सबसे बड़ा शोरूम डिफेंस कॉलोनी बनाया और एक और बड़ा रिस्क लिया। जो फंड मेरे पास सारा आया था वो सारा मैंने इन्वेस्ट किया एडवर्टीजमेंट में। ABP, आज तक, न्यूज़ 24, IBN 7, NDTV प्रॉफिट, टाइम्स नाउ एंड जी बिजनेस, इन 7 चैनल्स पर मैंने एडवर्टीजमेंट दिया। पूरे इंडिया से मेरे पास कॉल आए। बहुत सारे फ्रेंचाइजी में डेवलप करता गया, खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया, पूरे मशीन्स इंस्टॉल किए और धीरे धीरे करते करते सन 2014 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करूँगा। आई कन्वर्टेड ज्ञान ओवरसीज इनटू मेटास ओवरसीज लिमिटेड, India's leading company of stainless steel modular kitchen manufacturing and export। और यही सारी बातें मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वर्कशॉप में, कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़े सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके वास्तविक सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, आप किस माहौल में पैदा हुए हैं, आपने किस जाति में जन्म लिया है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल सर्कल क्या है।
फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। जिस तरह का आप अपनी लाइफ के बारे में विजुअलाइजेशन करते हैं वैसे ही सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं, वैसे ही लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करते करते आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में अपने गोल सेट करें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। सर्कल ज़रूर चेंज करें, क्योंकि जब हम वहाँ जेजे कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ का जो सर्कल था उसी तरह के लोग थे। मेरे सर्कल में कोई किसी के पेरेंट्स ड्राइवर हैं, किसी के पेरेंट्स स्वीपर हैं, किसी के पेरेंट्स गेट कीपर है, किसी के पेरेंट्स सिक्योरिटी में हैं। तो इस तरह के लोगों का सर्कल था। मैंने हमेशा प्रयास किया कि जिस स्तर पर मैं हूँ उससे अगले स्तर पर जाने के लिए मुझे लोगों का साथ चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ में जब आप मिलने लगते हैं, उठने बैठने लगते हैं, तो आपका सर्कल चेंज होता है। साथ ही साथ यूथ को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी ये ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि बड़ा काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बड़ा काम करने के लिए पैसे की नहीं, आइडिया की ज़रूरत होती है। और आइडिया का राइट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जब आप सोचते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपके साथ आपके आइडिया पर पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो लोग उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन उनके पास एक दिन ज़रूर होता है। तो मैं कई बार अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, मैं एक कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जहाँ जिस पार्ट पर जो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को जब मैंने लिखा तो वो कविता के रूप में कन्वर्ट हो गई कि फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से। एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से। ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा। बड़ा कदम और आगे चल बस अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से। एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। इस बात को अपने जहन में हमेशा तैयार रखता था, और हर नई चीज़, नई अपॉर्चुनिटी, नया तरीका, नया मेथड, नए आने वाले संभावनाएं, इसकी खोज में हमेशा लगा रहता हूं। और आज भी व्यापार के नए नए आयाम को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं। आने वाले समय में मेटास ओवरसीज लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो आज यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लोगों की सक्सेस से कुछ सीखना चाहते हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरी को समझ के, सुन के इंस्पायर होना चाहते हैं और एक नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो वाओ टॉक के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।